नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लड के बारे में। यहाँ पर हम इसकी एक डेफिनेशन को देखेंगे, इंडिया की वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल को देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कोजेस की और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और सेकंड लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से मेजर जो है वो गवर्नमेंट लेती है ताकि फ्लड को रोका जा सके, और अगर फ्लड आ गया है तो उसके बाद गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो अथॉरिटी है उनको क्या करना चाहिए, क्या दिशा निर्देश है उन लोगों के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज जान लेते हैं कि फ्लड एक्चुअली में है क्या। फ्लड का मतलब है इनएनुडेशन ऑफ लैंड विच इज नॉर्मली ड्राई, मतलब एक ऐसा लैंड जो नॉर्मली सूखा रहता है और उसका डूब जाना, उसका पानी में डूब जाना क्या होता है, फ्लड कहलाता है। और दूसरी जो इसकी डेफिनेशन ये है कि एक्सेसिव फ्लो ऑफ वाटर जो कोज करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि बहुत ज्यादा पानी का फ्लो होना जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, फ्लड जो है दूसरे नेचुरल डिजास्टर से अलग इसलिए है क्योंकि जो फ्लड के कोज हैं वो नॉर्मली हमें पता रहते हैं कि फ्लड किन कारणों से आया है। क्या फ्लड डैम टूटने की वजह से आया है, एक्सेसिव रेनफॉल के वजह से आया है, क्लाउड बर्स्ट के वजह से आया है। जैसे कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया, तो पाकिस्तान के अंदर फ्लड क्यों आया है, क्योंकि वहां पर जो मॉनसून की साइकिल है वो बहुत ज्यादा हुई है, एक्सेसिव रेनफॉल हुई है और उनका जो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ही इंडिया के अंदर जब फ्लड आता है तो हम बताते हैं कि यार बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई है या कोई डैम जो है वो डैमेज हो गया या कुछ भी हो गया, तो हमें जो फ्लड के कोज हैं वो ऑलरेडी पता रहते हैं। दूसरा जो फ्लड को हम अलग से देख सकते हैं अदर नेचुरल डिजास्टर से, कि इसके जो रीजन है वो वेल आइडेंटिफाइड है। आपको पता है कि हर साल ब्रह्मपुत्र आसाम के अंदर बाढ़ आती ही आती है। ऐसे ही रिवर जो कोसी है वो अपना रास्ता बदल लेती है और बिहार के अंदर हर साल नहीं तो 1-2 साल के अंदर बाढ़ तो आती ही आती है। तो वेल आइडेंटिफाइड रीजन्स में ये आती है, वेल एक्सपेक्टेड टाइम में आती है कि भाई इस टाइम पर रेनफॉल होगा और इस टाइम के अंदर जो है यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। फ्लड जो कि एक नेचुरल डिजास्टर है उसको लाने में ह्यूमन बींग्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल क्या है, ह्यूमन बींग्स की कुछ एक्टिविटीज हैं जिनके वजह से फ्लड आता है, जैसे कि इनडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ों की लगातार कटाई, बहुत ज्यादा पेड़ों का कटाव कर देना। उससे क्या होता है कि वो पेड़ जो है उस वाटर फ्लो को रोक नहीं पाते और जो पानी है वो बहुत तेजी से बस्तियों के अंदर और जो घर होते हैं जहां पर हैबिटेबल रीजन है जहां पर इंसान रह रहा है उनकी घरों में घुसता चला जाता है। उसके साथ ही अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंसान कर रहा है वो अनसाइंटिफिक तरीके से कर रहा है। देखिए इंसान क्या करता है, एक ही फसल को बार बार बोता रहता है एक पर्टिकुलर जमीन के ऊपर, तो आफ्टर सम टाइम वो जो जमीन होती है वो क्या होती है, बंजर हो जाती है। और बंजर जमीन के ऊपर क्या होता है कि ना तो घास उगती है ना पेड़ होते हैं, तो वहां पर जो पानी है वो बहुत तेजी से उसके ऊपर फ्लो करता है और जिसकी वजह से वो जल्दी पहुंच जाता है जो हमारा हैबिटेबल रीजन होता है या जहां पर लोग रहते हैं। और तीसरा जो इंसान काम करता है वो नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। वो पॉलिथीन का यूज कर रहा है और पॉलिथीन आपने सुना होगा कि आपकी गली के आसपास भी जितनी नालियां हैं, नाले हैं, उनको ब्लॉक कर देती है। जो वो ब्लॉक कर देती है, मान लीजिए पीछे से बारिश होगी है, पानी आगे फ्लो नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो उसी एरिया में बढ़ जाएगा जहां पर वो रुका है। और चौथा जो कारण इंसान की वजह से है वो है फ्लड प्लेन और जो रिवर बेड्स हैं उनके ऊपर कब्जा। जो बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, नदी की जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाकर लोगों को बेच देते हैं, लोग वहां पे रहना शुरू कर देते हैं और जैसी एक्सेसिव रेनफॉल होती है तो वो जो नदी का पानी है वो उन बिल्डिंगों में घुस जाता है, वो बिल्डिंगें डूब जाती हैं और उससे जान और माल दोनों का नुकसान होता है। तो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि बाढ़ की क्या इंटेंसिटी होगी, क्या मैग्नीट्यूड होगा और फ्लड की क्या ग्रेविटी होगी। अगर बात करें वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया की, तो देखिए जो फ्लड है वो इंडिया के अंदर भी एक रिकरेंट फिनोमिना है। इंडिया के अंदर भी लगातार बाढ़ आती रहती है और जिसके वजह से बहुत ज्यादा लॉस होता है लाइव्स को, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। अभी आसाम के अंदर देखा आपने कि बाढ़ आई थी ब्रह्मपुत्र रिवर में, जिसकी वजह से बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों की प्रॉपर्टी उसमें बह जाती है, उनका लाइवलीहुड डैमेज हो जाता है। भाई जब मान लीजिए बाढ़ आ गई है तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों के पास काम ही नहीं है, तो काफी दिन उनको उसमें संभलने में लग जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने देखा ही है कि बाढ़ में कैसे रोड बह जाती है, डैम्स टूट जाते हैं, जो ब्रिज है वो टूट जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस भी है और पब्लिक यूटिलिटीज का भी लॉस है।
टोटल एरिया में से 12% एरिया ऐसा है इंडिया का जो प्रोन है फ्लड के लिए और जहां पर बाढ़ लगातार आती रहती है। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड प्लेन्स की इंडिया के अंदर, तो 4 तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला है ब्रह्मपुत्र वाला रीजन, दूसरा है गंगा वाला रीजन, तीसरा है नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन और चौथा है सेंट्रल और दक्कन इंडिया वाला रीजन। ब्रह्मपुत्र रीजन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके अंदर बहुत बार आपने देखी होगी कि बाढ़ आ जाती है, उसके आसपास के जो एरिया है वो बह जाते हैं। गंगा की अगर मैं बात करूं तो रिवर कोसी जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो बिहार के अंदर बाढ़ लाती है बहुत ज्यादा। और उसके साथ ही जो नॉर्थ वेस्ट रिवर रीजन है यहाँ पर बाढ़ के कारण अलग है। और सेंट्रल और दक्कन रीजन में रिसेंटली आपने सुना होगा कि गोदावरी में बार बार फ्लड आ रही हैं। अब अगर मैं आपको फ्लड के कोज के बारे में बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं नेचुरल कोज। देखिए जो नेचुरल कोज है ना, उसमें सबसे पहला जो कोज है वो है हैवी रेनफॉल होना। और ये किसके वजह से हो सकती है कि क्लाउड बर्स्ट हो जाए, साइक्लोन आ जाए या फिर ला लीना हो जाए ड्यूरिंग मॉनसून। मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल होना, चाहे उसका कारण क्लाउड बर्स्ट हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे ला लीना हो। साइक्लोन जब होता है वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। क्लाउड बर्स्ट होता है तो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक हद से ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसमें पूरे के पूरे जो लोअर रीजन होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा फ्लड और बहुत ज्यादा जो है सिल्ट वगैरह और बहुत ज्यादा जो मिट्टी और गाद है वो लोगों के घरों में पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग जो है उस पर मारे भी जाते हैं। बैड ड्रेनेज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कैसे जो ड्रेनेज है उसके ऊपर कब्जा कर करके लोगों ने वहां पर कॉलोनियां बना दी हैं। और उसके साथ ही जो पानी का फ्लो है उसको रोका जा रहा है या उसको बदला जा रहा है, या जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, ये भी एक नेचुरल कोज है। तीसरा कोज जो है, जो रिवर है उसके ऊपर सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि जो रिवर है वो ऊपर पहाड़ों से बहुत ज्यादा सिल्ट लाती रहती है। जो उसका एरिया है रिवर का वो कंटिन्यूअसली सिल्टेशन के वजह से छोटा होता रहता है कि बहुत सारे पत्थर रेत उसमें आते रहते हैं, और अगर उनको सही टाइम पर निकाला नहीं जाए तो ये भी जो है बाढ़ के कारण बनते हैं, फ्लड के कारण बनते हैं। अब बात करें बेसिन टोपोग्राफी, पंजाब और हरियाणा के जो प्लेन्स है वहां पर बाढ़ जो है बहुत ज्यादा आती थी। अभी तो काफी सारी कैनाल्स वगैरह वहां पर बना दी हैं, तो आपने इतना सुना नहीं होगा कि पंजाब और हरियाणा में बाढ़ आई है। पांचवा जो कारण है वो है सुनामी। सुनामी में होता क्या है, एक अर्थक्वेक आता है समुद्र के अंदर और जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। कोस्टल एरिया है उसको बहुत बुरी तरीके से हिट करती है और बहुत ज्यादा बाढ़ के हालात वो लेकर आती है। आपने 2004 की सुनामी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी और बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया था। उसके साथ ही जो लैंडस्लाइड है वो भी इसका एक नेचुरल कोज है। कभी कभी क्या होता है कि जो पहाड़ है वो टूटकर नदी में गिर जाते हैं, वो उसके रास्ते को बंद कर देते हैं, और जब रास्ता बंद हो जाता है तो उसके वजह से जो नदी है वो अपना रास्ता बदल लेती है और जिस दूसरे रास्ते पर वो जाती है वो उस एरिया में बाढ़ लेकर आ जाती है। लास्ट जो नेचुरल कोज है वो है नैरो रिवर वैली। जैसे कि ब्रह्मपुत्र का एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो। जो ब्रह्मपुत्र है वो बहुत ही छोटी छोटी वैलियों से, छोटी छोटी घाटियों से गुजरती है। जैसे ही ज्यादा फ्लो आता है पानी का तो वो रिवर वैली उसको सह नहीं पाती और ये पानी जो है दूसरे एरियाज में भी भर जाता है और वहां पर ये पानी और ये जो ये रिवर वैली है वो जो ये नैरो रिवर वैली है वो उस पानी के फ्लो को सह नहीं पाती और वो जो पानी है वो दूसरे एरिया में चला जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया में बाढ़ आ जाती है। अगर हम डिस्कस करें अब एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के बारे में, यानी कि वो कॉज जिसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, तो उसमें सबसे पहला था ग्लोबल वार्मिंग। इतनी ज्यादा गाड़ियां हो गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, डीग्लाइसेशन हो रहा है, सी है उसके अंदर जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो टापू वगैरह में छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनके डूबने का खतरा भी बना हुआ है। उसके साथ ही डिफोरेस्टेशन में हम समझा चुका हूं आपको पहले कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करना। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन प्रेशर हो गया है कि जो लोग हैं वो ऐसे एरिया में भी रहने को मजबूर हो गए हैं जहां पर उनको पता है कि हर साल ही बाढ़ आती है, उनके पास दूसरा कोई साधन ही नहीं है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, उसके वजह से जो बाढ़ का इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन है डैम और रिजर्वायर का ह्यूमन बीइंग के द्वारा, वो भी फ्लड लाता है। आपने सुना होगा कि जो चाइना है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के अपने वाले एरिया में काफी सारे डैम बना रहा है, तो जिस दिन वो डैम टूटेगा वो चाइना को तो हर्ट करेगा ही करेगा। इंडिया के जो नीचे के एरियाज हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी उसका बहुत भयंकर इंपैक्ट
होने वाला है। पांचवा जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज है वो है पुअर सेटलमेंट। पुअर सेटलमेंट का मतलब वही लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर बाढ़ आती है। जैसे कि लोगों को पता है कि कोसी में बाढ़ आती है, बट फिर भी वो वहीं पर रहते हैं, तो हर साल उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो कैटल है, गाय भैंस है, वो उसमें बह जाती है। लास्ट जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज है वो है पुअर वाटर एंड सीवरेज मैनेजमेंट। जो सीवेज है उनकी रेगुलर सफाई नहीं होती है, जो नाले वगैरह बने रहते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से शहरों के अंदर बाढ़ आ जाती है। जैसे कि मुंबई के अंदर फ्लड एक बार आया था। अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस की, तो देखिए इससे एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ह्यूमन सेटलमेंट जो है इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, चाहे वो रोड हो, रेल हो, ब्रिज हो, ह्यूमन सेटलमेंट हो, लोग होमलेस हो जाते हैं, कैटल मारे जाते हैं, और उसके साथ ही इंसानी जान भी इसके अंदर बहुत हद तक जाती है। और लास्ट में जब इतना सब कुछ हो जाता है, जहां पर सब कुछ बह चुका है, लोग मर चुके हैं, तबाही मची हुई है, उसके बाद जो इंसान को अफेक्ट करती है वो स्प्रेड ऑफ डिजीज। यहाँ पर कोलेरा हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, लोगों को हेपेटाइटिस हो जाता है, और जो वाटर बोर्न डिजीज है, स्किन डिजीज है, वो लोगों को बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज के अंदर। इतना सब कुछ नेगेटिव करने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने के बाद, लॉस ऑफ लाइफ करने के बाद, प्रॉपर्टी को डैमेज करने के बाद भी बाढ़ के साथ कुछ पॉजिटिव चीजें जुड़ी हुई हैं। वो क्या करती है कि जो बाढ़ का पानी है वो अपने साथ फर्टाइल सीड लेकर आता है, और जिससे जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, और बहुत ही अच्छी क्रॉप वहां पर डेवलप होती है। उसका कारण क्या है कि ये फर्टाइल सीड के अंदर बहुत ज्यादा पोटेशियम, कैल्शियम और जो अदर सोल्ट है वो मिले होते हैं। सेकंड जो इसकी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये ग्राउंड वाटर टेबल को भी रिचार्ज कर देती है, क्योंकि पानी धीरे धीरे जमीन जो है वो सोख लेती है, और बाद में इंसान उसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।